सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज से हम सीटेट 2026 के लिए बाल विकास के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला करेंगे। जो सीडीपी में 130 क्वेश्चन आते हैं 150 में, वो हम एक-एक सीरीज कराते चलेंगे, डेली 30 पे 30 क्वेश्चन। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक-एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुपालन करें। तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अगर बच्चे में अगर अवधारणात्मक परिवर्तन लाना है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें स्पष्ट और आश्वस्त करना चाहिए। आश्वस्त आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है वो समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। और साथ-साथ हम आपको कीवर्ड बताते चलेंगे कि अगर कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए स्टेटमेंट में तो वो हमेशा गलत होगा। तो पहला है हतोत्साहित करना। अगर कहीं भी स्टेटमेंट अगर ये हतोत्साहित करना है तो ये 99% ये गलत होता है। वहीं बात करें बच्चों को पुरस्कार देना, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है, बच्चों को पुरस्कार देने की बात कभी नहीं करता। तो बच्चों को अगर पुरस्कार देने की बात कहें, तो वो भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट गलत होगा। अब वहीं अगर व्याख्या की बात करें, तो भी ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ये भी तीसरा, अगर शिक्षार्थी और शिक्षक अगर साथ-साथ काम कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमेशा सही होगा। तो इस हिसाब से इसमें शिक्षार्थी को शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करने के लिए कह रहा है शिक्षक के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? यानी एक्टिवनेस। तो पहला है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो प्राथमिक विद्यालय के जो कक्षा कक्ष होता है, उसके संदर्भ में अगर हम सक्रिय बद्धता की बात करें यानी एक्टिवनेस की, तो ये हो जाएगा, वो होगा आपका जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। क्योंकि बच्चे जो है, अगर बच्चों के बीच वाद विवाद कराएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। अगर याद करना कहीं भी आए तो वो भी हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। और नकल करना अगर कहीं भी स्टेटमेंट पे है तो वो भी क्वेश्चन गलत होगा। तो ये जितने भी याद करना, नकल करना, पुरस्कार देना, व्याख्या देना, ये सब के सब नकारात्मक कथन वाले होते हैं। तो ये हमेशा लगभग गलत होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी सृजनशील का मतलब होता है सीखना। तो पहला है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। और तीसरा है अपनी रुचि से। और चौथा है पुरस्कार के लिए। तो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील यानी सर्वाधिक जब सीखते हैं, जब क्या होता है कि बच्चे अपनी रुचि से हों। यानी अगर बच्चे की रुचि सीखने में है, तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी रहिए तो एक कहावत है, कोस-कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। तो यानी बहुत से कक्षाएँ जैसे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वहाँ पे कई जो है क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उनकी जो भाषा बदलती है। तो जो भाषा होती है, वो परेशान करती है, दूसरा समस्या पैदा करती है, तीसरा है संसाधन है और चौथा है बाधा है। तो जो भाषा है, बहुभाषा में ये भाषा कभी भी बाधा नहीं बनती। ये हमेशा क्या है, एक संसाधन है। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी जो बहुभाषा वाला है, वो हमेशा संसाधन माना जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ हैं। पहला है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। दूसरा है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। तीसरा है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और चौथा है, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो अगर बच्चा बार-बार गलती कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी बच्चा गलती करेगा, तभी वो सीख पाएगा। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ये कथन किसका है? पहला है स्किनर का, बी है पावलोव का, तीसरा है यूंग का और चौथा है जीन पियाजे का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी जीन पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो अगर कहीं भी स्टेटमेंट में आ जाए कि किसने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जीन पियाजे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, पहला है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और चौथा है बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य होता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मौका दे सकते हैं उतना दीजिए, ताकि बच्चा सक्रिय होकर सीख सके। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा है उसे पर एक भाषण देकर और चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बाँटने के बाद निर्देश लिखकर। तो अगर जटिल परिस्थिति है, तो उसमें शिक्षक को बेसिकली करना चाहिए कि जो कार्य होते हैं बच्चों को दिया जाता है प्रोजेक्ट वर्क, वो छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दे। यानी या फिर कई समूह समूह में बच्चों को बाँट दे या जो कार्य है उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दे। इससे क्या होगा, बच्चा जो है कार्य को आसानी से कर लेगा, तो बच्चे का जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने के बाद निर्देश लिखकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो पहला है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों
पुनः उत्पादित नहीं करते। और चौथा है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा की करने की वो ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये बेसिकली है आपका कि ये समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र होता है बेहतर, दूसरा है स्थिर रहता है, तीसरा है अवनत होता है और चौथा है समान होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब शिक्षार्थी को अगर किसी समस्या पर अवसर दिया जाए सीखने का, तो जो ये वक्र होता है वो हमेशा होता है बेहतर। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक अनुगमन करती है नमूने को। यानी जो विकास होता है वो हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। तो ये जो अलग-अलग होता है विकास, इसका कारण क्या है? तो पहला है एड़ी से चोटी की तरफ विकास, दूसरा है अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित और चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो जो विकास होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। ये जो अनुगमन करता है ये करता है आपका क्रमबद्धता और व्यवस्थित। यानी जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस से होता है, यानी क्रम बाय क्रम होता है और एक व्यवस्थित तरीके से होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? पहला है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा है विकास एकल आयामी है और चौथा है विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए जो उचित व्याख्या है वो है आपका आंसर नंबर 2। यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। अब ये पहला कथन गलत है, क्योंकि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी ऊम टू टूम चलता है। और तीसरा कथन कहता है विकास एकल आयामी है। विकास हमेशा बहुआयामी होता है। तो जितनी भी अगर एकल आयामी है तो वो भी गलत है। और विकास पृथक होता है, ये भी गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता-पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो कोई भी व्यक्ति लीजिए, तो चाहे वो ट्विन्स भी हो, लेकिन उनमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर होता है। तो ये जो विकास होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होता है, चाहे थोड़ा-सा भी हो। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि इसका जो कारण है, वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। पहला है कम महत्वपूर्ण, दूसरा है रोमांचकारी, तीसरा है मुख्य और चौथा है गौण। तो बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि जो परिवार होता है वो बच्चे का जो है बच्चे का प्रारंभिक स्कूल होता है। तो परिवार जो है बच्चे का प्रारंभिक स्कूल होता है, इसलिए जो है
परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, ये है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता। बी दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा, तो ये है अनुकरण प्रारंभ और कल्पना खेल। तीसरा है शैशव तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा है यानी ये है शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक यानी बच्चा निगमनात्मक चिंतन। तो जो सही जोड़ा है वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, जो साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य है। मूर्त मतलब होता है कि कोई चीज देखकर उसको सोचना, तो उसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चा अगर कोई चीज देख कर सोच रहा है तो वो वर्गीकरण आसानी से कर लेगा। तो ये 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अब शैशवावस्था में बच्चा जब शैशवावस्था में है तो बच्चा तो कोई तर्क लगा नहीं पाएगा, तो ये कथन गलत है। अब यही जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चा है ये निगमनात्मक विचार नहीं बल्कि आगमनात्मक विचार आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह प्रदर्शित कर रही है। पहला है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा है अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा है कार्यकारण और चौथा है विपर्याय चिंतन। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। यानी क्योंकि जो कपड़े हैं वो धूप में सूख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है एक प्रकार का कपड़ा सूखने का जो है वो सूर्य कार्य कर रहा है सुखाने का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्यकारण। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, एक इन चार में से एक को छोड़कर। तो पहला है मात्रा और प्रकार, बी है दूसरा है आकार और मूर्तिपरकता, तीसरा है प्रकार और मात्रा और चौथा है आकार और किस्म। तो जो बच्चे का विकास होता है वो वयस्कों से भिन्न होता है। जो दो कारण हैं वो हैं आपके आकार और मूर्त परखता। मूर्त परखता मतलब होगा मान लीजिए कोई चीज विजुअल है, यानी जो बच्चा देख के आसानी से उसे उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाता है। और क्या है आकार। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के वाले भाषण देना और तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना और चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो एक जो बेसिक जो सहायता है यानी आधारभूत सहायता होती है वो है आपका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, पहला है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से और चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बच्चे के सीखने के बारे में बताया है कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों के साथ या समवयस्कों के साथ परस्पर सीखते हैं। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोहलरबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो पहला है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा है संवेगात्मक विकास के चरण और चौथा है नैतिक विकास के चरण। तो जो कोहलरबर्ग हैं उन्होंने जो प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था
नैतिक विकास के चरण। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कोहलर वर्ग का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा नैतिक विकास से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो पहला है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती देती है। तीसरा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और चौथा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो अभी बाल केंद्रित शिक्षा का जो तात्पर्य होता है वो होता है, ये इसमें जो प्रदर्शित कर रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, वो है एक कक्षा जिसमें जो शिक्षार्थियों का समूह बैठा है और जो शिक्षिका है वो बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। और जहाँ भी अगर एकमात्र संसाधन मिले तो हमने बता रखा है कि जो ये एकमात्र और केवल ये हमेशा नकारात्मक शब्द हैं। वहीं हम बात करें कहीं भी अगर याद करने की बात आए तो ये भी हमेशा जो है ये नकारात्मक कथन होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बुद्धि है तो पहला है समार्थों का एक समुच्चय। दूसरा है एक अकेला और जातीय विचार। तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। और चौथा है एक विशिष्ट योग्यता। तो जो बुद्धि होती है वो समार्थों का एक समुच्चय है। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है तो पहला है कम महत्वपूर्ण। दूसरा है अहम महत्वपूर्ण। तीसरा है अति संवेदनशील। और चौथा है निरपेक्ष। तो जो प्रारंभिक बचपन होता है वो भाषा विकास सीखने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 यानी अति संवेदनशील। यानी भाषा विकास सबसे ज्यादा जो है उसी समय बच्चा सीखने की ओर अग्रसर हो रहा होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यानी सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है तो पहला है ये क्या दर्शाता है? यह जातीय भेदभाव का परिचायक है। दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। और चौथा है लड़के लड़कियों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो अगर कोई भी चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका हो तो ये कहे कि तुम लड़की बनो या लड़का बनो और लड़कों से कहे तुम लड़की बनो या लड़का बनो, तो ये जो व्यवहार होता है बेसिकली ये होता है आपका लड़कियों से भेदभाव या लड़कों से भेदभाव की रूढ़िबद्धता प्रकट करना। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 यानी जेंडर बायस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आकलन यानी जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट वो क्या है? पहला है बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति। दूसरा है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। तीसरा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। और चौथा है सीखने में एक सुधार का तरीका। तो जो आकलन होता है यानी असेसमेंट होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। यानी मान लीजिए अगर जो आप लोग चाहे इसीलिए जो है स्कूल में आपने देखा होगा कि बच्चों का हर त्रैमासिक में जो है एग्जाम लिया जाता है। तो वो एक प्रकार का असेसमेंट पे होता है। तो एक तिमाही होता है, उसके बाद छमाही, उसके बाद वार्षिक।
तो इस प्रकार के जो एग्जाम होता है वो बच्चे को असेसमेंट ही माना जाएगा, यानी बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं। तो वही आकलन का तात्पर्य होगा कि सीखने में सुधार का एक तरीका। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी इंक्लूसिव। समावेशन को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव। तो पहला है, यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। तीसरा है, एक यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और चौथा है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो समावेशी विकास का जो अर्थ होता है वो होता है कि सबका साथ, यानी चाहे वो जिस प्रकार के बच्चे हों, चाहे बच्चे पढ़ने में कमजोर हों या बच्चे ठीक ठाक पढ़ने में, तो उनको एक साथ लेकर चलना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो वही है जो समावेशन का जो सबसे अच्छा वर्णन है, वो है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी जो भी वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। दूसरा है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। और चौथा है, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो जो वंचित वर्ग के जो पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनको शिक्षक को करना चाहिए कि उनके विषय में जितनी भी जानकारी जुटा पाए, यानी बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तो जितनी जानकारी उन बच्चों के बारे में जुटाएंगे तो वो जानकारी जो है बच्चे के विकास के लिए, जो पढ़ने का दिनचर्या होगा उसमें सुधार होगा। तो उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। और ये भी है कि अगर कहीं भी लिखित कार्य देने की बात आए तो वो हमेशा नकारात्मक कथन होगा। और ये भी अगर अलग बैठाएं तो ये भी हमेशा ये गलत, क्योंकि एनसीएफ जो है ये इन सब की बात नहीं करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। तो पहला है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी मूड स्विंग। दूसरा है, अपमानजनक व्यवहार। तीसरा है, बी को डी और वाज को सा और 21 को 12 लिखना। और चौथा है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की जो पहचान है वो है आपका आंसर नंबर 1, यानी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। यानी अगर बच्चा जो है उसके मन में जो बार बार जो सोच है वो बदल जा रही है तो वो जो है अधिगम बच्चा जो है जल्दी सीख नहीं पाएगा, यानी उसके मन में जो है एकाग्रता नहीं बन पा रही है। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। पहला है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके पास किसी काम नहीं आएगी। तीसरा है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। और चौथा है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो जो बच्चा अगर आंशिक रूप से देख रहा है तो उसे जो है विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए,
यानी उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और जो है ताकि वो नियमित विद्यालय आ सके। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सीखना है यानी जो सीखते हैं वो क्या है, लर्निंग क्या है? तो पहला है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। ये है नहीं, बल्कि जो सीखना है उसके बारे में बताना है। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा है संवेगों से छीड़ संबंध रखता है। तीसरा है सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। और चौथा है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो सीखना है, जो लर्निंग होता है, ये बेसिकली सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यानी संवेग मतलब इमोशन। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। तो आज 30 क्वेश्चन हो गए। आप लास्ट में वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए, फीडबैक दीजिए कि कैसी है क्लास। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम सीटेट 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित सीडीपी यानी बाल विकास के 30 क्वेश्चन और करेंगे। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें 30 क्वेश्चन थे। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। ये एकदम एग्जाम के पैटर्न के आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यानी जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं उनकी विशेषता क्या है? तो पहला है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह काम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। दूसरा है वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। तीसरा है वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और चौथा है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है, अगर उस बच्चे को उसके अनुसार जो है अगर माहौल नहीं मिलता है तो बच्चा क्या है अपने आप में जो है गतिविधि करने लगता है। तो क्या होगा कि यदि कक्षा गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, यानी उसे उसके अनुसार अगर माहौल नहीं मिलता तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा, यानी अपने आप को ज्यादा अनुभव महसूस नहीं करेगा। तो एक का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी अगर कक्षा में अगर प्रभावी अधिगम को बढ़ाना है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दूसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। तीसरा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और चौथा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो अगर शिक्षिका को अगर प्रभावी अधिगम बनाना है तो उसे विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी जो भी बच्चे हैं तो उनके साथ जोड़कर जो है पढ़ाना चाहिए, जिससे अगर बच्चे उनके साथ जुड़े हुए तो बच्चे उससे ज्यादा सीखेंगे। तो 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी अन्वेषक वो होता है खोजकर्ता। तो अब बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है ए बी सी और डी सही है। दूसरा है ए बी और सी डी सही है। तीसरा है ए बी और सी सही है। और चौथा है ए बी और डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, यानी बी सी डी। यानी बच्चे जो है पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये डी है। और सी कह रहा है बच्चे जो है
वैज्ञानिक शोध करता है, और जो बी वाला है, यह बच्चे समस्या समाधान करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट बी, सी, डी, ये 3 सही होंगे। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो पहला है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और चौथा है पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो अगर विद्यार्थियों में सम प्रत्यय का विकास करना है तो उनको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए। अगर बच्चा एक उदाहरण से नहीं समझ रहा है तो आप उसको दूसरा उदाहरण दीजिए, और दूसरा नहीं समझ रहे तो तीसरा दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो है उसको अपनी भाषा में समझेंगे और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी उनको सोचने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप इसके बारे में सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, यानी वो वातावरण बताना है कि कौन सा वातावरण है। तो पहला है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। और दूसरा है जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा है जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने का अपेक्षा करता है। और चौथा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, यानी जहाँ पर बच्चे की जो संवेगात्मक आवश्यकता है अगर उसकी पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं तो वो बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वही जो है सर्वाधिक प्रभावी ढंग है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है, यानी कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी है। अब ये छोटा कर दिया थोड़ा। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है, यानी बच्चा उस पक्षी के बारे में क्या सोच रहा है। तो पहला है बच्चे की स्मृतियां बहुत पहले से भंडारित होती हैं। बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो पहला है बी और सी सही है। दूसरा है ए, बी और सी सही है। तीसरा है केवल बी सही है। और चौथा है ए और बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तीनों सही है, यानी बच्चा जो है कौवे के प्रति उसकी जो स्मृतियां हैं, यानी जो मेमोरी है, बुद्धि, उसमें पहले से ही वो भंडारित हो चुका है कि ये एक प्रकार का कौवा ही है। दूसरा है बच्चे में पक्षी का जो ज्ञान है, प्रत्यय है, वो पक्षी के प्रति विकसित हो चुका है। और सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, यानी उसका भाषा विकास हो गया है। तो इस हिसाब से 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यानी भीतरी प्रेरणा मतलब कि बच्चे के अंदर की प्रेरणा। तो पहला है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तीसरा है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना सी- जाओगे में सीखना विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है रहा है। और चौथा है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो। तो जो भीतरी प्रेरणा होगी वो होगी आपकी बच्चे के प्रति कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओ। यानी अगर बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा और सीखने की विद्यार्थी की ये आंतरिक प्रेरणा होगी, जबकि किसी से पहले कार्य कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी गुण से बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला है प्रतियोगात्मक परीक्षा से। दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। और चौथा है उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो अगर विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अगर उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करना है तो शिक्षिका को करना चाहिए कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। यानी एक बच्चे के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें निपुणता पाने में उनकी जो है मदद करें। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। दूसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा है ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके। और चौथा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही पसंद करें। तो जो प्राथमिक कक्षा होगी उसमें अगर प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जो होगा वो होगा आपका सीखने के लिए जिससे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। पहला है शारीरिक दंड। दूसरा है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। तीसरा है प्रतियोगात्मक कक्षा और चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो जो प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा है वो है आपका व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। यानी व्यक्तिगत मतलब होगा कि बच्चे एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। और वहीं हम बात करें शारीरिक दंड की तो बच्चे को शारीरिक दंड देना जो है एलसीएफ में शामिल नहीं है। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकास का सिर पदानुक्रमिक दिशा है। यानी जो विकास ये कह रहा है कि विकास जो है ये सिर से पैर की तरफ होता है तो इसे कहते हैं सिर पदाभिमुख। यानी विकास सिर से पैर की दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो पहला है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। दूसरा है सिर से पैर की ओर। तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। और चौथा है सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। जो सिर पदाभिमुख है वो अपने पहले ही बता दिया कि ये होता है सिर से पैर की तरफ। तो 11 का राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। यानी विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ पदानुक्रमिक दिशा बताता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला है मध्य बचपन का समय, दूसरा है वयस्क अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय और चौथा है जन्म से पूर्व का समय। तो जो भाषा विकास का जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक 6 वर्ष की लड़की खेल-कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता-पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। यानी सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो पहला है वृद्धि और विकास, दूसरा है स्वस्थ और प्रशिक्षण, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता और चौथा है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। यानी बच्ची को जैसा पर्यावरण मिलेगा और उसके माता पिता के जो गुण हैं वो तो वही जो है उस बच्ची के लिए निर्धारित योग जो होंगे वो कारक होंगे। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो ये है सामाजिकरण के गौण वाहक यानी सबसे कम। तो पहला है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा है परिवार और रिश्तेदार और चौथा है परिवार और पास पड़ोस। तो बच्चे के जो सामाजिकरण के जो गौण कारक यानी जो सबसे कम होंगे वो होगा आपका विद्यालय और पास पड़ोस। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। क्योंकि जो परिवार होता है वो बच्चे का प्राथमिक स्कूल होता है। तो कहीं भी अगर पास पड़ोस हो और विद्यालय हो तो वो गलत होगा, रिश्तेदार भी गलत होगा। अगर विद्यालय और परिवार हो तो विद्यालय और परिवार होगा, अगर विद्यालय नहीं है तो इसका हो जाएगा परिवार। लेकिन ये पूछा है सामाजिकरण का गौण कारक, तो ये है आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेवायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो पहला है सामाजिक अन्योन क्रिया, दूसरा है मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमा का समायोजन, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और चौथा है संतुलन। तो जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल चरण है वो है आपका सामाजिक अन्योन क्रिया का सिद्धांत। यानी बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के साथ क्रिया करके होता है। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलरबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? ये है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो पहला है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था का अनुकूलन और चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता जो है आप पे गर्व करेंगे। ये जो दर्शाता है कोहलरबर्ग के नैतिक सोपानों में ये है आपका अच्छा लड़की और अच्छा लड़का का अनुकूलन। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा है
ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्पलन। और चौथा है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम की जो आवश्यकता है वो है शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो इसीलिए कहा है कि जो पर्यावरण के सक्रिय यानी एक्टिव खोजबीन। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधित और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो पहला है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, और चौथा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसमें जो दो हैं, एक है कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, यानी जो वर्तमान में हो रहा है उसमें अगर हम नई जानकारी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका समावेशन। और दूसरा है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं संशोधन के परिणाम के रूप में घटित, तो ये हो जाएगा आपका समायोजन। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाते हैं जो पहला है नियामक है, दूसरा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, और चौथा है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। यानी अगर शिक्षक जो है ऐसा वातावरण कराए कि जो बच्चे खोज करें, जिससे सीखें, तो वो सबसे सुगम माना जाता है अधिगम के लिए। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तीसरा है क्षमता भाग्य है कि एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। और चौथा है हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बताता है कि जो शिक्षक को विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, यानी कपड़ा जो है उसको तह रही है, वो अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। दूसरा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और ले वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। तीसरा है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो लड़की अगर कपड़ा तय रही है और वो अपने आप से बात कर रही है, तो ये जो होगा ये होगा आपका जीन पियाजे के इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे।
तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिंग है एक शारीरिक रचना, बी है सहज गुण, तीसरा है सामाजिक संरचना और चौथा है जैविक सत्ता। तो जो जेंडर होता है ये होता है जेंडर, यानी जो जेंडर होता है ये बेसिकली आपका होता है सामाजिक संरचना, यानी एक होता है जेंडर और एक होता है जेंडर। ये जो है यानी जो लिंग है ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लियो वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो जो वाइगोस्की हैं अगर उनकी हम बात करें सामाजिक संरचना के सिद्धांत पर तो वो बताते हैं कि बच्चों को सहयोगी प्रोजेक्ट के आधार पर वरीयता देनी चाहिए शिक्षक को। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग उनको नामित करें, दूसरा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, तीसरा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें और चौथा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो व्यक्ति अगर हर बच्चा जो है अपने आप में भिन्न होता है तो उससे निपटने के लिए शिक्षक को करना चाहिए कि जो है बच्चे से बातचीत करे और अपने उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यानी जो असेसमेंट है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। तो पहला है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, दूसरा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, चौथा है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होगा यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक प्राप्त हो, यानी क्या पढ़ा है और क्या कितना नहीं पढ़ा है। तो अगर बार बार अगर फीडबैक लेंगे बच्चों से तो वो जो है आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो पहला है अधिनायकीय, दूसरा है अनुमतिपरक, तीसरा है सुविधादाता और चौथा है सत्तावादी। तो जो एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक की भूमिका मात्र जो है वो क्या है, वो है सुविधादाता, यानी अध्यापक जो होता है वो सिर्फ सुविधा प्रदान करता है यानी सुविधादाता। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला है एक का एकमात्र निर्धारक होती हैं, दूसरा है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, तीसरा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती और चौथा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो अगर अनुसंधान सुझाते हैं तो विद्यार्थियों से शिक्षिकाएं की जो अपेक्षा होती है शिक्षक की वो होती है कि विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, यानी अनुसंधान हुआ। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना पहला है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, दूसरा है विद्यालय पर भार बढ़ेगा और तीसरा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है और चौथा है
एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो अगर कक्षा कक्ष में अगर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शामिल किया जाता है, तो वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। पहला है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दूसरा है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। और चौथा है गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग थलग कर सकता है। तो विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अगर सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए तो ये सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखेंगे। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सुनने में असमर्थता, यानी जो बच्चा नहीं सुन पाता है, तो उसके बारे में बताना है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। और तीसरा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और चौथा है श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, विद्यालय में नहीं, यानी नियमित विद्यालय में नहीं। तो जो सुनने में असमर्थ है, यानी जो सुन नहीं पा रहा है बच्चा, तो उसे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। अगर उसे पर्याप्त वातावरण मिल जाए, तो वो भी बच्चा आम विद्यार्थियों की तरह जो है हो सकता है। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज हम सीटेट 8 फरवरी 2026 के लिए सीटीपी के 30 क्वेश्चन की एक और श्रृंखला करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर करा दिए हैं 30-30 क्वेश्चन के, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो पहला है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया। और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। तो जो पाठचर्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बेसिकली होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन जो है अनुभव प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है। तो पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और चौथा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षा यानी कक्षा 1 से 5, निचली कक्षा में जो खेल पद्धति होती है शिक्षण की, वो होती है आपकी विकास, वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो पहला है सीखने का सादृश्यता का नियम। दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और चौथा है सीखने का
तत्परता का नियम। तो जो बच्चा है वो अपनी अतीत यानी जो पुरानी जो उसकी यादें हैं उसके अनुसार अगर अनुक्रिया करता है तो ये बेसिकली सीखने का प्रभाव नियम होगा, क्योंकि अपनी जो पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर वो नई चीज सीखेगा। तो 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पहला है मानसिक विकार, दूसरा है गणितीय विकार, तीसरा है पठन विकार और चौथा है व्यवहार संबंधी विकार। तो जो डिसलेक्सिया होती है ये आपका जो है पठन विकार से संबंधित है, यानी पढ़ने से संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। वहीं हम गणितीय विकार की बात करें तो ये होता है डिसकैलकुलिया, यानी गणना करने से संबंधित जो होता है वो होता है डिसकैलकुलिया, तो वो गणितीय विकार से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला है अन्य समान बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में शेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा है विशेष विद्यालयों में और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको बेसिकली अन्य समान बच्चों के साथ ही शिक्षा जो है दिलाई जानी चाहिए, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता होते हैं वो उसमें कई 2 कैटेगरी हम कर सकते हैं। एक विशेष वो होते हैं जो मतलब पिछड़े होते हैं और एक विशेष वो भी मान लेते हैं जो मतलब उनकी जो आईक्यू लेवल होता है यानी बुद्धि लब्धि वो अधिक होती है। तो इसमें हम विशेष आवश्यकता में हम दोनों बच्चों को शामिल कर सकते हैं, तो उन्हें भी समान बच्चे के साथ में शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए, यानी किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो पहला है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, तीसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना और चौथा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो जो असेसमेंट होता है अगर उसे और रोचक और उपयोगी बनाना है तो शिक्षक को विद्यार्थियों के बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। ये होगा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर कई तरीके प्रयोग करेंगे तो बच्चा जो है कोई ना कोई विधि से सीख सकता है। तो 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें से 4 में से कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो पहला है सृजनात्मकता विचार, दूसरा है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा है अभिव्यक्ति में नवीनता और चौथा है जिज्ञासा। तो प्रतिभाशील होने का जो संकेत नहीं है वो है दूसरों के साथ झगड़ना, यानी जो बच्चे दूसरों से झगड़ते हैं वो प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं है। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। यानी ये जो कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं यानी निर्माण करते हैं, तो ये जो कथन है ये किसने कहा है? तो पहला है जीन पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलरबर्ग और चौथा है स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे ने कहा था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन यानी निर्माण करते हैं। साथ ही पियाजे ने कहा था जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले
कि किसने कहा था कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो वो हो जाएगा जीन पियाजे। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि जो कृतिका है उसके बारे में बताता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्योंकि बच्चे को अगर जो बोलता है उसके विचार को अगर मान्यता मिलेगी, तभी जो बच्चा है मुखर होकर अपनी बात जो है सबके सामने रख पाएगा। तो अक्सर कृतिका को जो है विद्यालय में क्या होता है, उसको विचारों यानी जो उसकी बातें होती हैं, उसके विचार होते हैं, तो उसको मान्यता मिलती है। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो पहला है शिक्षा समाज शास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञानी और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक जो उसके विद्यार्थी होते हैं उसकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये सही है। और इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान वही वो एक सब्जेक्ट है जिसमें व्यक्ति के बारे में बातें जो है लिखी होती हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति को कैसे समझा जाए, ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान में होती है। और जो समाज शास्त्र है ये समाज के बारे में बताता है, लेकिन जो मनोविज्ञान है ये बच्चों के मन के बारे में बताता है। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, यानी अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। तो पहला है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना बनाती है। दूसरा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और चौथा है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो जो मोटिवेशन होता है वो बेसिकली शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि पहला है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और चौथा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना तभी समृद्ध हो सकता है, यानी तभी प्रभावशाली हो सकता है, तब बेसिकली वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे जो है विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख सके। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो पहला है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा है सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है। और चौथा है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो सीखने के क्रम में जो विशेषता नहीं होती मानी जाएगी वो मानी जाएगी आपकी कि विद्यालय ही एकमात्र स्थान होता है जहाँ सीखा जाता है। तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि बच्चा कोई भी चाहे जहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। और ये बात सही है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है
और दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, क्योंकि कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीखता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला है, जो 5वीं कक्षा में मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो उसके लिए उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है, उसको माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। और तीसरा है, उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और चौथा है, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी जो दृष्टिबाधित, यानी जो देख नहीं पाता है, उसके लिए जो सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है इन 4 में, वो हो सकता है आपका, उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए तथा सर्व सीडी सामग्री, यानी सीडी की जो सुनाई देने वाली है के माध्यम से सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा है अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, वो होती है शिक्षक की धैर्य और दृढ़ता। यानी जो शिक्षक है वो कितना धैर्य रख सकता है और कितनी मजबूती से बच्चों के साथ खड़ा रह सकता है। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी बच्चा जो है, उसकी कौन सी अवस्था है कि वह बच्चा तर्क लगाकर सोचने लगता है? तो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वो जो अवस्था होगी, जिस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करेगा, तो वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक मतलब होता है कि कोई चीज है जो उसे देखकर बच्चा जो है उसके बारे में सोचने लग जाए। जैसे मान लीजिए कि एक हाथी है, तो हाथी अगर देखा बच्चे ने, तो उसके बारे में सोचा गया कि अगले दूसरे जो हाथी होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं, सॉरी 4 पैर होते हैं, एक सूंड होता है और जो है उनकी सींग होती है, जो आगे दांत होता है। तो ये होगा मूर्त चिंतन, यानी वस्तु को देखकर चिंतन करने की प्रक्रिया ही मूर्त चिंतन कहलाती है। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप बात करते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। तीसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। और चौथा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो जो सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है, वो हो सकता है कि उस स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनसे जो है बात करें और उनके ऊपर विश्वास जताएं कि हाँ, बच्चे जो है सही दिशा में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो पहला है गेस्टाल्ट यानी सिद्धांतवादी, दूसरा है पावलाव ने, तीसरा है जीन पियाजे ने और चौथा है वाइगोस्की ने। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको जिसने बढ़ावा दिया है वो दिया है गेस्टाल्टवादी ने। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यानी जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो किसने पहचान की है? तो पहला है कोहलर बर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है जीन पियाजे द्वारा। तो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसको जो है जीन पियाजे ने पहचाना है। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। यानी वो 4 अवस्थाएं हैं, एक है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा है ये चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक जो है वो याद नहीं है, बाकी एक संवेदी और अमूर्त, चौथा है मूर्त। तो ये 3 है, एक ध्यान नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। तो जो बच्चे जो है अपने समवयस्क यानी अपने बराबर के समूह में सक्रिय होते हैं वो जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। पहला है नकारात्मक, दूसरा है अग्रोन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है तटस्थ। तो बच्चों के सीखने में जो माता पिता की जो भूमिका होती है वो जो है अग्रोन्मुखी यानी आगे सोची समझी होती है, यानी लक्ष्य उन्मुखी होती है। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो पहला है अंतः संबंधन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास जो होता है वो सच में समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। यानी विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, यानी बूम टू टूम जो है विकास चलता है। तो ये जो विचार है ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, तीसरा है सभागार और चौथा है घर। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जो सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वो है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो पहला है वह जो लंबे बंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तीसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है और चौथा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण नहीं है वो है जो रटने की क्षमता रखता है। यानी जो बच्चे रटते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं माना सकता है, क्योंकि जो रटना होता है वो कुछ हद तक हो सकता है, हमेशा नहीं। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी इन चार में से इसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और चौथा है कक्षा में एकदम खामोशी। तो जो सबसे अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतक माना जाएगा वो होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। यानी विद्यार्थी जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना ही जो है कक्षा इफेक्टिव होगी यानी महत्वपूर्ण बनेगी और उससे बच्चे सीखेंगे। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो पहला है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और चौथा है सन्निधत्त यानी संगीत की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता का संबंध जो नहीं है इनमें चार में से वो है आपका शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालना। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मन का मानचित्रण संबंधित है। तो पहला है बोध ब्रैकेट में समझ बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन का चित्र बनाने से और चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन में मानचित्रण मतलब इसका तात्पर्य होता है कोई वस्तु देखकर उसका जो है दिमाग में चित्र बनाना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पहले बचपन में या पतंग देखी हो किसी बच्चे ने, तो बाद में अगर पतंग अगर शब्द सुने बच्चा तो उसके दिमाग में तुरंत जो है पतंग का इमेज बन जाए, तो इसे कहते हैं मन का मानचित्रण। तो ये जो संबंधित है ये है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो पहला है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, दूसरा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तीसरा है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना और चौथा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो सीखने संबंधी समस्याओं का जो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है या सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा वो होगा आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यानी जैसे कितनी भी शिक्षण पद्धति होती है जितनी भी, तो अगर एक से नहीं सीखता बच्चा तो आप दूसरी शिक्षण पद्धति का प्रयोग कीजिए, तो इससे जो है बच्चा कहीं ना कहीं सीख जरूर जाएगा। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। और वही महंगी और चमकदार और सहायक सामग्री इसका कोई मतलब नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, अमूर्त मतलब होगा कि बिना कोई चीज देखे जो है उसके मन में चित्र तैयार करना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ होता है। यानी बच्चा कब अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करने की जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी आंसर नंबर 2। और ये जो अवस्था है ये है 11 वर्ष से ऊपर। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये वर्ष पूछ लेगा
कि अमूर्त संकल्पना बच्चे में कब विकसित होती है? तो ये होती है 11 वर्ष से ऊपर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो पहला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना। और चौथा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो सृजनात्मकता का जो पोषण करती है इन चार में से, वो है आपकी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि बच्चे जितना प्रश्न करेगा बच्चा उतना ही सीखेगा। तो आज 30 क्वेश्चन हो गए, कल हम फिर लाएंगे 30 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लास में। आज हम सीटेट 8 फरवरी 2026 से संबंधित पेडागोजी के 30 क्वेश्चन एक और करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर करा दिए 30-30 क्वेश्चन के। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र पढ़ाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, यानी किस विषय के बारे में वो चिंतित है। तो पहला है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार और चौथा है विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, क्योंकि अगर शिक्षक जो है अगर प्रश्न पत्र बना रहा है तो उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करना होगा। तो 1 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और चौथा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो दृढ़ विश्वास होता है वो होता है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षता महत्वपूर्ण होते हैं। तो 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला है आकलन बहुत किफायती एवं मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा है वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा है विद्यालय वाह्य परीक्षण इकाइयों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो विद्यालय आधारित आकलन का तात्पर्य होगा जो होता है वो बेसिकली आपका वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, यानी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। यानी अगर जो बच्चे होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है। यानी किसी बच्चे की सीखने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है
अब किसी बच्चे की सीखने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सीखने के विभिन्न अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो पहला है सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। तो जो वाइगोस्की हैं वो सीखने पर सबसे ज़्यादा बच्चे के सामाजिक क्रिया पर बल देते हैं, यानी बच्चा जो है आस-पास के समाज से सीखेगा। तो जो वाइगोस्की हैं ये बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया पर ज़्यादा बल देते हैं, यानी बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखेगा। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वैविध्यपूर्ण मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? तो पहला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा है कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से और चौथा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये जो उपागम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और चौथा है सीखने की तत्परता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर यानी सक्रिय भागीदारी, यानी जब बच्चों की जब सक्रिय भागीदारी होगी तभी जो है समूह जो चर्चाएं होंगी वो सहयोगात्मक रूप से प्रोत्साहित होंगी। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो पहला है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और चौथा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो शिक्षक यानी ये बात कर रहा है शिक्षक ना कि छात्र। तो शिक्षक से संबंधित जो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है आपका विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी जब तक शिक्षक जो है विषय वस्तु में प्रवीण नहीं होगा तब तक वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। यानी शिक्षक को चाहिए कि जो वो विषय पढ़ा रहा है उसमें वो उसको प्रवीणता हासिल हो, यानी ज्ञान हासिल हो। तो 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा है प्रायोजनात्मक उपागम और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी जो विद्यालय है वो विद्यालय लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रभावित है, यानी जो पहले सोचते थे कि गायन जो गायन होता है उसमें सिर्फ लड़कियां ही अच्छी हो सकती हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रभावित है। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है।
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप बीज बोएंगे तो वो अंकुरण होगा। तो ये जो अंकुरण है ये किसकी सबसे प्रभावी पद्धति मानी जाएगी? तो पहला है विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, और चौथा है बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना। तो बीजों का अंकुरण का जो सबसे प्रभावी पद्धति हो सकता है वो हो सकता है कि विद्यार्थी द्वारा बीज बोएं और जो अंकुरण होता है वो अवलोकन करे। तभी जो है विद्यार्थी जो है उस तभी विद्यार्थी का शिक्षण जो है सबसे प्रभावी पद्धति माना जाएगा। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि अगर जो बच्चे देखेंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, और चौथा है व्यवस्था फेल होती है। तो एनसीएफ कहता है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो एनसीएफ कहता है ये कहता है अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब होगा कि पूरी व्यवस्था ही फेल हुई है, ना कि बच्चा फेल हुआ है। तो 11 का राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 4, यानी बच्चा फेल हुआ तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था दी गई बच्चे को वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, और चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने का जो परिवर्तन हो सकता है वो हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा से, यानी बच्चे को ही केंद्र में रखकर उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यही यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। और रटने की प्रवृत्ति अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट आए तो रटना या व्याख्या देना ये सब हमेशा नकारात्मक जो है स्टेटमेंट वाले होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी शिक्षा है, पहला है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, और चौथा है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि उसमें सभी को शामिल करके शिक्षा देना, चाहे वो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, तो उन सबको साथ में लाएंगे तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। तो यही यही होता है समावेशी शिक्षा। तो 13 का राइट आंसर होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? पहला है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और चौथा है सत्य या असत्य। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी सत्य या असत्य। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप जानते हो उसका वस्तुनिष्ठता का मतलब ये एक ही भाषा में समझिए कि इसका तात्पर्य होता है कि एक जो सही है वो सही, जिसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये दिल्ली ही होगी, ना कि मुंबई होगी। तो ये फिक्स है, यानी जिसका उत्तर फिक्स होता है उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठा प्रश्न। वही मुक्त अंत वाला उत्तर होगा, इसका तात्पर्य होगा मान लीजिए हम कहें 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4। तो एक ये भी हो सकता है कि कोई कहे 3 + 1 = 4, तो कहे 1 + 3 = 4, तो ये हो जाएगा
मुक्त अंता वाला प्रश्न, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका जवाब जो है फिक्स होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद। तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। और चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन तब भी मानी जाएगी, यानी उसकी विशेषता तभी होगी है तब क्या होता है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगर कहीं केवल शब्द है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, यानी इसका कहने का मतलब है दूसरे का कि केवल जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक है उसी को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जितने भी केवल शब्द हैं ये हमेशा गलत होते हैं। वहीं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो है विद्यालय में शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय में सिर्फ बच्चा जितना अधिक सीख सके वही शिक्षा सबसे बेहतर मानी जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और चौथा है विकल्पों की निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो जो इंद्रिय गामक यानी सेंसरी मोटर इसको कहते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर। जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है ये बेसिकली आपकी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। यानी बच्चा जो है जब छोटा होता है तो ज़्यादा अनुकरण करता है और स्मृति का मतलब होगा उसकी जो मेमोरी होती है, बुद्धि, वो बहुत तेज होती है। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कोहलर वर्ग का जो नैतिक मूल्य का जो सिद्धांत है वो कहता है कि बच्चे को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जो है उनका जो विकास है वो बेहतर हो सके। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। केवल नियम बनाने से जो है बच्चे का विकास नहीं हो सकता है और ना ही धार्मिक शिक्षा देकर। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पहला है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। दूसरा है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और चौथा है वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो जो छोटे विद्यार्थी होते हैं यानी शिक्षार्थी, उन्हें उनके समवयस्क यानी उनके समान के जो छात्र हैं उनके साथ अंतःक्रिया कराना चाहिए। इससे बेसिकली ये होता है कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल आपस में सीख सकें। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तीसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और चौथा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो निर्योग बच्चा का तात्पर्य होगा कि बच्चा विशिष्ट श्रेणी में आता है, यानी मतलब कुछ ना कुछ या सुनने में कमज़ोर हो या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, तो ये निर्योग बच्चा है। तो शिक्षक को करना चाहिए कि
बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने में प्रस्ताव देना चाहिए। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो विशेष विद्यालय होते हैं वो बेसिकली जो है निरोग बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए सारी सुविधाएं जो है मौजूद होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं, यानी ये खाली स्थान है, बताना है। तो पहला है शिक्षार्थियों के सामाजिक, दूसरा है वो कैसे सीखते हैं, तीसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, और चौथा है सीखने की अनुपस्थिति। तो जो विद्यार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वो बेसिकली यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, क्योंकि जितना बच्चा अभ्यास करेगा उतना ही वो अच्छा सीखेगा। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो पहला है प्राक कल्पना का निर्माण करना, दूसरा है प्राक कल्पना का परीक्षण करना, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, और चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक की जो प्रथम चरण होता है वो होता है आपका समस्या के प्रति जागरूकता। 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, पहला है केवल आनुवांशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है आनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का, और चौथा है केवल वातावरण का। तो जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, दूसरा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और चौथा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान देते हैं तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये होता है कि बच्चे की जो विकास दर होती है वो अलग अलग होती है, यानी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया सारे बच्चों की अलग अलग होती है, तो वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो इसीलिए जो है बच्चों पर व्यक्तिगत जो है ध्यान देना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। वही हम बात करें शिक्षार्थी हमेशा समूह में सीखते हैं, तो ये कहीं नहीं है कि कोई बच्चे को अगर हम समूह में डाल दें तो वो हमेशा समूह में सीखेगा, तो ये जो है गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो पहला व्यवसाय, दूसरा है आनुभाविक, तीसरा भावात्मक, और चौथा है आध्यात्मिक। तो जो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो होता है आनुभाविक, यानी व्यक्ति जो है अपने व्यक्ति या बच्चे जो है अपने अनुभव का प्रयोग करके ही सीखते हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, और चौथा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो अगर मान लीजिए बच्चा कोई कार्य करते हुए बार बार ऊब जाता है तो इसका मतलब होता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी जो बच्चा एक बार कार्य कर ले, एक दो बार तीन बार, तो बच्चा उसे सीख लेता है। तो वही अगर बार बार करता रहेगा तो वो जो है यांत्रिक रूप से उबने लगेगा। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा के संदर्भ में
सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो पहला है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का जो तात्पर्य होता है वो होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। और चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास के बारे में जो सिद्धांत सही है वो है आपका विकास सभी में समान दर से नहीं होती। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो सभी में अलग अलग होती है। यानी जो विकास होता है वो अलग अलग रूप से होता है, और जो विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो अंतर संबंधित नहीं है। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये जो कथन है ये कथन सही है, यानी सबकी विकास दर अलग अलग होती है। और ये पहला कहता है कि अंतर संबंधित नहीं होता है। तो जो विकास होता है वो हमेशा अंतर संबंधित यानी एक के बाद एक जो होता है, वहीं विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ये कथन भी गलत है। चौथा है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, पहला है शारीरिक विकास, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। तो मानव विकास का जो क्षेत्र है उसे बेसिकली मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से विभाजित किया गया है। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो पहला है ज्ञान के निर्माण। दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा है पुनर्बलन के सिद्धांत। और चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो अगर कोई विद्यार्थी अपनी पूर्व ज्ञान को लेकर कोई नई जानकारी सोचता है तो ये होता है उसका अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का ये ज्ञान का निर्माण, यानी पुरानी जानकारी को लेकर नई जानकारी की जोड़ने की प्रक्रिया होती है, ये जो है उसका ज्ञान का निर्माण करती है। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। तो पहला है वियोग दुश्चित्ता। दूसरा है सामाजिक दुश्चित्ता। तीसरा है संवेगात्मक दुश्चित्ता। और चौथा है अजनबी दुश्चित्ता। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है, यानी जो उसकी संवेगात्मक समझ है वो माँ के प्रति ज़्यादा होती है। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।